हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो हमने इसमें टेक्नीशियन और एएलपी की स्पेशल फिजिक्स की क्लास आरंभ कर दी है। जनरल साइंस, आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में ही जनरल साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोर रहेगा, ठीक है। और इसमें भी फिजिक्स का रेशो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, लगभग मान के चलिए कि एनसीईआरटी और आईटीआई की किताबों का मिला जुला एक ओवरलैप यहाँ पे आपको जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसी क्रम में हमारा आज सेकंड टॉपिक है यांत्रिक यानी कि मैकेनिक्स। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अगर आपको फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। पहली क्लास है मापन। अब आज हमारी जो है सेकंड क्लास है यांत्रिक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी यानी कि डिस्टेंस। सबसे पहले हमें समझना है कि दूरी एक कौन सी राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जितनी भी अदिश राशि होती हैं, अदिश और सदिश अगर क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छी तरह से ये बताई हुई है, ठीक है। तो अदिश और जितनी भी अदिश राशि होती हैं स्केलर क्वांटिटी, वो हमेशा उनकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। तो दूरी एक अदिश राशि है। तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और कैसी राशि? अदिश। और इसका मान हमेशा कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। दूसरी ओर विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भाई? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। दूसरी बात, डेफिनेशन क्या है? अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। इसको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब चूंकि देखो ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, या इसका मान निगेटिव भी हो सकता है, या इसका मान मेरे भाई शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो अदिश राशि होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्या होता है? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि स्थान ए से स्थान बी और स्थान बी से सी। अब कोई व्यक्ति है वो स्थान ए से बी तक जाता है। स्थान ए से बी तक जाने में 8 किलोमीटर, बी से सी जाता है वो 6 किलोमीटर। मैंने पूछा कि ए से सी तक जाने में आपने कितनी दूरी कवर करी? आप कहेंगे सर दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। आप ए से बी गए, ए से बी गए और फिर बी से कहाँ गए? आप सी पे गए। तो ए से बी कितना गए आप? 8। बी से सी कितना गए आप? 6। तो कितना चले आप टोटल? 14 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 14 किलोमीटर। ये क्या है? दूरी है। ए से आप बी पे गए, बी से आप सी पे गए, दूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या आता है? अंतिम है प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। यही अगर मैं आपसे पूछूं कि विस्थापन कितना होगा, तो आप कहोगे विस्थापन ए आरंभिक स्थिति, सी क्या है? अंतिम स्थिति। तो ए से सी के बीच की जो अंतिम बिल्कुल सबसे न्यूनतम दूरी है, दूरी सीधी सी बात है, ये आपको दिख रहा होगा, इसका कर्ण बन रहा है। ए से सी तक की जो सबसे न्यूनतम, जब सबसे शॉर्ट रास्ता जो है, सबसे जो न्यूनतम दूरी है, यही क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो विस्थापन की बात करूं तो आप विस्थापन में कहेंगे सर ए सी। और इसमें आप सब जानते हैं कि ट्रिब्यूट लग जाता है। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 10। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग का अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। तो एसी का मान कितना आ जाएगा? 10। एसी का मान कितना आ जाएगा? 10।
तो विस्थापन क्या होता है? सबसे शॉर्ट रास्ता, अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। अच्छा, अगर एक बात और समझिए, अगर ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से घूम के वापस ए पे गया, वे पे ही आ जाए, मतलब जहां से चला था अगर वो वहीं पे आ जाए, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य, क्योंकि वही उसका आरंभिक स्थान था, वही उसका क्या बन जाएगा? अंतिम स्थान। ठीक है, आरंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो तीन पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि जब हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे थे, ए से बी की तरफ बढ़ रहे थे, फिर बी से हम सी पे आए थे, ए से हम बी पे आए थे, बी से हम सी पे आए थे, 8, यहाँ 6 था, और सी पे हमने कितना लिया था? 10। तो जब हमने इस कंडीशन में दूरी नोट करी, तो दूरी आई, ए से मैं बी पे गया, बी से मैं सी पे गया, यानी कि 8 चला, मैं 6 चला, कितना है मेरी? 14। लेकिन जब मैंने विस्थापन कहा आपको, मैंने जब आपको विस्थापन कहा, तो विस्थापन क्या है? ए से सी का सबसे शॉर्ट रास्ता, यानी कि ये ए सी, तो आपने कहा सर इसका विस्थापन होगा ए सी, यानी कि 10, यानी कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है ना? तो हमें याद रखना है कि जो विस्थापन होता है मेरे भाई, दूरी जो होती है वो विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, ये इसके अपोन में चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? एक विस्थापन बटे दूरी। तो आपको याद रखना है मेरे भाई कि विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा वो सदैव 1 से कम होता है। ठीक है ना, विस्थापन दूरी का जो अनुपात होता है वो सदैव 1 से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम होता है। जिसकी तरफ मेरे भाई पूंछ होती है वो क्या होता है? कम होता है? विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम होगा, एक बात याद रखनी है। अभी हमने आपको बताया कि जो विस्थापन होता है वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी होती है। अभी आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भैया मैं ए से बी पे गया 8 किलोमीटर, तो आपको किस तरह इसका विस्थापन 8 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर मैं बी से वापस घूम के ए पे ही आ गया, तो मैं जहां से चला था वहां पे आ गया, यही मेरा प्रारंभिक बिंदु, यही मेरी अंतिम बिंदु है, तो उस कंडीशन में विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? 0। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक बॉल को उछालता है, ये व्यक्ति एक बॉल को उछालता है, उछाल के 100 मीटर ऊपर उछालता है, वो 100 मीटर ऊपर उछल के वापस उसके हाथ में आ जाती है, तो जहां से गई थी वो वापस उसके हाथ में आ गई। इस कंडीशन में भी विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। क्लियर बात है? एक लड़की है जो एक नदी में तैर रही है, ये सब पर्सन एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आए हैं, टेक्नीशियन में भी, एल पे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नदी है, 36 मीटर चौड़ी है, एक लड़की तैरती है, वो 2 बार तैरती है और तैरकर घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है, तो बताओ विस्थापन कितना होगा? विस्थापन आप कहेंगे सर 0 होगा, क्योंकि वो जहां से गई वहां पर वापस आ गई, तो कुछ चली ही नहीं, तो विस्थापन कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट, एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर हैं, एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाता है, फिर थर्ड फ्लोर से वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, तो बताओ विस्थापन कितना हुआ? भाई जहां से चला था वो वहां पे वापस आ गया, तो इस कंडीशन में भी विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। यानी कि अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं, वापस हमारे हाथ में बॉल आ रही, तो विस्थापन 0 है। बिल्डिंग पर आप ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, तब भी विस्थापन कितना है? 0 है। आप तैर पर घूम फिर कर फिर वहीं पे आ रहे हैं, तब भी विस्थापन कितना है? 0 है। तो ये बातें याद रखनी है, इन सब कंडीशन में विस्थापन कितना होता है? 0 होता है।
नेक्स्ट नेक्स्ट बात, वेग। पहले चाल को समझते हैं। चाल यानी कि गति, यानी कि स्पीड, कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या है? एकांक समय में, एकांक समय में चली दूरी। एकांक समय में चली दूरी क्या कहलाती है? चाल यानी कि गति कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना। मात्रक याद रखना है। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। विमा याद रखनी है। विमा क्या होती है? आप कहेंगे सर एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। नेक्स्ट बात, क्योंकि एक अदिश राशि है, इसका मान पॉजिटिव होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट, वेग। पहले इसको समझ लीजिए, गति दो प्रकार की होती है। गति दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम समान गति, यानी कि एक समान गति। एक को बोलते हैं हम एक समान गति, और एक को बोलते हैं हम असमान गति। एक होती है एक समान गति और एक होती है असमान गति। एक समान गति क्या है? अगर हम समान समय में, अगर हम समान समय में समान दूरी चल रहे हैं, अगर हम समान समय में समान दूरी चल रहे हैं, समान समय में अगर हम समान दूरी चल रहे हैं तो क्या कहलाती है? एक समान गति। अब गैस कीजिए कि आप एक ढलान पे हैं, और ढलान से पुल से आप जैसे जैसे नीचे आते हैं तो आपकी जो गति होती है वो समान होती है, क्योंकि आप उस कंडीशन में एक समान गति से नीचे आते हैं। लेकिन जैसे उबड़ खाबड़ आए तो आप कभी ज्यादा करेंगे एक्सीलरेशन को, कभी कम करेंगे, कभी ज्यादा करेंगे, ठीक है। उस समय क्या होता है? असमान गति उत्पन्न होती है। तो अगर समान समय में समान दूरी चल रहा है तो कौन सी गति है? एक समान गति है। लेकिन अगर आप समान समय में, अगर आप समान समय में भिन्न भिन्न दूरी चल रहे हैं, अगर आप समान समय में भिन्न भिन्न दूरी चल रहे हैं तो कौन सी गति होगी? असमान गति होगी। अगर आप समान समय में भिन्न भिन्न दूरी चल रहे हैं तो कौन सी गति होगी? असमान गति होगी। अगर आप समान समय में समान दूरी चल रहे हैं तो कौन सी गति होगी? एक समान गति होगी। आप उबड़ खाबड़ में गाड़ी चला रहे हैं, कभी मेरे भाई गति को बढ़ाएंगे, कभी कम करेंगे, कभी बढ़ाएंगे, कभी कम करेंगे, तो कौन सी गति होगी? असमान गति होगी। लेकिन अगर आप एक आनत तल से, एक ढलान से नीचे, स्लोप से नीचे आ रही है मेरे भाई, तो आप एक निश्चित गति से नीचे आएंगे, तो समान समय में उस कंडीशन में आप समान दूरी चलते हैं। क्लियर? तो ये होती है एक समान गति, ये होती है असमान गति। आगे समझते हैं वेग को। वेग यानी कि वेलोसिटी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्या है? एकांक समय में, एकांक समय में किया गया विस्थापन, एकांक समय में किया गया विस्थापन, ये क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। मात्रक याद रखना है, सेम, मीटर पर सेकंड। विमा याद रखनी है, क्या होती है? एल टी माइनस वन। विमा क्या होती है? एल टी माइनस वन। अब चूंकि एक सदिश राशि है, चूंकि एक सदिश राशि है, तो इसका जो मान होता है, इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, या निगेटिव भी हो सकता है, या मेरे भाई जीरो भी हो
एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या है वर्तीय पथ पर। अच्छा, अगर आपको आवाज ना आई हो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। वर्तीय गति सर्कुलर मोशन, जब कोई कण किसी वर्तीय पथ पर गति करता है तो उसके अंदर कौन सी गति होती है, वर्तीय गति होती है। ये जो वर्तीय गति होती है हमेशा याद रखना एक नियत चाल होती है, लेकिन दिशा बदलती रहती है। अब जब हम कोई कण वर्तीय पथ पर गति करता है तो वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी लेफ्ट कभी राइट, लेकिन हमेशा याद रखना एक नियत चाल से ही गति करता है। अब बात करते हैं कोणीय वेग की। जब कोई कण वर्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई कण वर्तीय पथ पर गति करता है तो याद रखना मेरे भाई, वर्तीय पथ पर गति करता हुआ कोई कण, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे है वो, तो वो एक सेकंड में जितना कोण घूमता है, एक सेकंड में वो जितना कोण घूमता है, ए से वो बी पे चला गया, वो ए से कहाँ चला गया, बी पे चला गया, एक सेकंड में वो जितना कोण घूमता है उसे क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। क्या याद रखना है, वर्तीय पथ पर गति करता कोई कण एक सेकंड में जितना कोण घूमता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। इस कोणीय वेग को हम किस नाम से जानते हैं, ओमेगा। इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा, यानी कि डब्ल्यू। तो ओमेगा बराबर कितना होता है, थीटा अपॉन टी। एक सेकंड में हम जितना कोण घूमते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, यानी कि ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, मात्रक कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और टी समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो क्या बन जाएगा मात्रक, रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग हमारा क्लियर हो गया और वृत्तीय गति हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हमें याद रखना है दूरी समय ग्राफ अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसकी एग्जाम में खूब डिमांड है, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, दूरी समय ग्राफ, एक्स एक्सिस पे मैंने समय ले लिया और यहां पे मैं ले लेता हूं दूरी या विस्थापन। ठीक है, दूरी या विस्थापन, वाई एक्सिस पर दूरी विस्थापन और एक्स एक्सिस पर समय। इसकी टोटल 5 स्थितियां होती हैं। ये 5 स्थितियां बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो ये 5 स्थितियां होती हैं ग्राफ में। दूरी समय ग्राफ, ये जो दूरी समय ग्राफ होता है किसको दर्शाता है, वेग को। याद रहेगी बात, ये जो दूरी समय ग्राफ होता है किसको दर्शाता है, वेग को। कैसे याद रखना है, वेग बराबर क्या, दूरी बटा समय, ऐसे याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये दूरी समय ग्राफ किसको दर्शाता है, वेग को। अब जरा इसकी पहली कंडीशन को समझिएगा, इस वाली रेखा को। ये क्या बता रही है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन मेरे भाई दूरी वहीं पे ही है। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर है यहाँ पे। अब देखो जरा, दूरी तो वही है 50 की 50, लेकिन समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है मेरे भाई, लेकिन वो वहीं है, गाड़ी वहीं है, 50 किलोमीटर पर रुकी हुई है। अगर गाड़ी 50 किलोमीटर पर रुकी हुई है, समय तो मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता, समय तो बढ़ता ही रहेगा हमेशा, समय तो हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन वो गाड़ी 50 किलोमीटर पे रुकी हुई है। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है किस कंडीशन को दर्शाती है, विराम अवस्था को, यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था। दूसरी कंडीशन ये वाली, आप कभी भी समय को रोक सकते हो, नहीं। देखो जरा यहाँ पे समय रुका हुआ है, नहीं रोक सकते, तो मेरे भाई इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असंभव ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, असंभव ग्राफ। ये असंभव ग्राफ है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, सॉरी कभी ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होता। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए ग्राफ, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कौन सा ग्राफ है, असंभव ग्राफ। अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए तो आपको तुरंत समझाना है कौन सी है, विराम अवस्था वाली कंडीशन है। तीसरा, ये देखिए जरा, ये तीसरे वाली कंडीशन को समझिएगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे
विस्थापन दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन, जैसे जैसे समय वैसे वैसे विस्थापन। यानी कि मेरे भाई जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक समान वेग से कोई वस्तु आगे चल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि वस्तु समान वेग से चल रही है, वस्तु समान वेग से चल रही है। तो इसमें आपको कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, ऐसे याद रखना, वस्तु समान वेग से चल रही है, कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, सीधी लाइन। कैसा ग्राफ प्राप्त होता है इसमें, सीधी लाइन। चौथा, ये देखिए जरा, बढ़ गया, बढ़िया नहीं, दूरी एकदम बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो वेग बढ़ेगा। जब ये ऊपर की ओर होगा, याद रखना, ऊपर की ओर होगा तो वेग बढ़ रहा है, जब ये नीचे की ओर होगा तो वेग घट रहा है। ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं समय के साथ वेग बढ़ रहा है। और ये देखिए जरा पांचवें में, ये वापस आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि समय के साथ वेग घट रहा है, समय के साथ वेग घट रहा है। ठीक है, दोबारा समझिएगा अच्छी तरह से कंडीशन। ये कौन सी अवस्था है, विराम अवस्था। रट लीजिए मेरे भाई, ये विराम अवस्था है। ये क्या है, असंभव अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, असंभव अवस्था। ये जो सीधी लाइन प्राप्त होगी, याद रखना, एक समान वेग से कोई वस्तु आगे जा रही है। जब ये ऊपर की ओर होगा, याद रखना, वेग बढ़ रहा है, तो समय के साथ वेग बढ़ रहा है। जब ये नीचे की ओर होगा तो समय के साथ वेग घट रहा है। ठीक है, जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे, कौन सा ग्राफ प्राप्त होगा हमें, वक्र ग्राफ। कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, वक्रीय ग्राफ। और जब एक समान वेग से जाएगा तो कैसा प्राप्त होगा, सीधी लाइन। ठीक है, याद हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, दूरी समय ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आशा करता हूं कि मैं इस सीरीज को बनाए रखूं। ये हमारा सेकंड टॉपिक था जहां हमने दूरी समय ग्राफ तक देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं कोशिश करूंगा कि जो आगे की सीरीज है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, और इस चैनल को जरा प्यार दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास रहे और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा की पूरी साइंस ऐसे ही सीरीज में खत्म हो जाए, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।